men control commitment, women control sex. एज एन रिलेशनशिप कोच आपके पास ज़्यादातर कौन आता है बेसिकली? मैं चाहता हूँ कि कपल दोनों आए, लेकिन दोनों नहीं आते हैं. सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो. दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, प्यार, जेनजी टर्म्स एंड बहुत सारी चीजें होने वाली है दोस्तों. सो हमारे साथ में है आदित्य साखरे. ही इज एन इमोशनल एंड कैन से लाइफ कोच, काउंसलर एंड इनका रिलेशनशिप और पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका काम किया हुआ है. काफ़ी सारे लोगों के साथ इन्होंने उनकी हेल्प की है, उनकी मदद की है और शायद ये आज आपकी भी मदद करेंगे. सो स्टे विद दिस. आदित्य, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. आई एम रियली ग्रेटफुल. यस आदित्य, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, प्यार की, जज्बात की, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा जेनजी के काफ़ी सारे कूल टर्म्स हम लोग कह सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. बहुत सारे ऐसे फंकी नाम्स आने लगे हैं. हाँ. लेकिन वहीं हम जब 90s की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग हुआ करती थी रिलेशनशिप या फिर प्यार या इन सब चीज़ों के ऊपर. तो क्या ऐसा आपको लगता है हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी कूल या फिर सो कॉल्ड कूल्ड में कन्वर्ट हो गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ ना कि हम जो कुछ भी नया जो जेंजी में देख रहे हैं, इट इज़ मोर टू डू विद अडेप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर दैट वी आर गोइंग टू हैव. लाइक जो हम बाहर देख रहे हैं, हम उसी को थोड़ा अडेप्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं. अच्छा. अब इसमें दो फैक्टर आते हैं. हाँ. फर्स्ट, हम उनकी वोकैबलरी को अडेप्ट कर रहे हैं या फिर हम कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं. करेक्ट. तो ये जो वर्ड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंचिंग या फिर इसको बहुत यूज्ड टर्म में हुकअप कल्चर जिसको कहते हैं, राइट. तो ये सुनने में भले ही जैसा भी हो, लेकिन उस कल्चर को अडेप्ट करना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है. Okay. हम जो पुराने समय में जो इस प्यार को हम देखा करते हैं, नवाजा करते थे, वो अभी थोड़ा सा मैनिपुलेटेड लगता है. अच्छा. क्योंकि वो एसेंस ऑफ लव जो रह जाता है ना, ऑफ रिलेशनशिप, वो ऐसा मिसिंग पार्ट है. करेक्ट. बट हम वो कूलनेस, सो कॉल्ड जिसको कूल कर, उसमें खो जा रहे हैं. Okay. हो ये रहा है कि हमें एक चीज़ जो अडेप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो थी टू अंडरस्टैंड द वोकैबलरी की वहाँ से चल क्या रहा है. क्योंकि देखो, बेंचिंग ये जो आइडिया है, ठीक है, ये पहले भी था, अभी भी है. बट इसको हमें एक वर्ड मिल गया एटलीस्ट टू डिस्क्राइब, टू लेबल समथिंग. हम किस पोजीशन पर है राइट नाउ. सो टू हैव अ सर्टेन आइडिया ऑफ वेयर वी आर, वो बहुत अच्छी बात है. लेकिन टू एक्सेप्ट दैट इन द वे दैट देयर आर इन द वेस्टर्न कंट्रीज, तो वो सही नहीं हो रहा है. सो इट्स गुड थिंग कि हमें एटलीस्ट कुछ पता तो चला, बट इट्स नॉट गुड हम कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको अडैप्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं. बराबर. या आदित्य, जब हम देखते हैं कि एक समय हुआ करता था जब एक लड़की को प्रपोज करना एक मतलब बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था. एक उसका नाम तक पता करने में वाट लग जाती थी. अगर हम हमारे समय की बात करें, जब 90s 95 या इन सब चीज़ों में, तो नाम पता करने के लिए करीबन साल लग जाता था. नाम पता करने के बाद में जस्ट पीछा कर रहे हो एक इमोशंस की, यार स्माइल देगी या फिर स्माइल मिलेगी. ये चीज़ें बहुत ही मतलब मेमोरीज में है कि देयर इज नो लस्ट इन दैट. बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा क्लैरिटी थी. लेकिन आज हम एक दूसरे के साथ बैठे और हमें नहीं पता होता कि इसका तीसरे व्यक्ति के साथ कब कनेक्शन हो गया. थ्रू सोशल मीडिया आसानी से नाम सर्च कर लिया एंड देन मैसेज कर दिया. अगर रिस्पॉन्स आ गया तो कनेक्ट हो गए एंड देन द जर्नी बिगिंस. तो इज इट, आपको ऐसा लगता है कि ये ईजनेस की वजह से रिलेशनशिप भी कैजुअल होने लगे? एब्सोल्युटली राइट. अब जैसे देखो, एक बात बताता हूँ मैं कि वाया सोशल मीडिया, अब ये बहुत अच्छा हेल्पफुल टूल तो बिल्कुल है, बट इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आ जाता है ना, ये हो जाता है कि हमें इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टू एक्सप्लोर एंड टू गो थ्रू पीपल. तो हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो बॉन्ड्स हैं, उनको कैलिब्रेट कर पाना, उनको देख पाना, लोगों को परख पाना, उसमें हम समय नहीं निकाल रहे. जैसे आपने कहा कि एक समय था जहाँ हम लोगों को अडोर करते थे दूर से ही, ताकि है कुछ समय निकल जाए. एक साल ऐसा बीत जाता था कि सिर्फ नाम जान ले, पता जान ले, थोड़ा दूर से मुस्कुराहट हो जाए, आंखों में मतलब ऐसे नैनो में टक्का हो जाए, ऐसा आंखों में बातें शुरू हो जाती थी समय पर, राइट. तो वो चीज़ अभी बहुत मिसिंग है. तो जो ओल्ड स्कूल जो लव है ना, वो अभी हो पाना बहुत ही मुश्किल होगा. क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है टू लुक समवन एंड टू अंडरस्टैंड समवन. अब इसमें एक और खेल है कि
सोशल मीडिया में हम जो चीज़ देखते हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रियल है और कितनी नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी फेलियर्स, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पोर्ट्रे नहीं करता। अगर आपने किसी को स्टॉक किया इन जनरल, ठीक है, इन अ हेल्दी वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, चेक करें प्रोफाइल, तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो सारे गुड या हैप्पी या फिर बहुत ही सैड सैड चीज़ें पोस्ट कर रहा हो, जो भी कुछ पोस्ट कर रहा हो, लेकिन आपको उसका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं पता होगा अंटिल यू गो एंड टॉक टू देम। तो ये जो आपने बात कही ना कि वो जो खूबसूरती थी एक ओल्ड स्कूल लव में, वो अभी थोड़ी सी मुश्किल है। बराबर। आदित्य, इसमें हमने देखा है कि प्यार एक समय में ऐसा हुआ करता था कि जिसके लिए लोग सही में कुछ भी कर जाने को होता था कि मैंने मेरे दोस्तों को देखा है कि वो उसके लिए लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीजें किया करते थे। लेकिन आज ऐसा है कि इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग। ठीक है, जमा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। एंड स्पेशली ये एक साइड से नहीं है, इवन गर्ल्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। इफ वी स्टे इन अ बिग सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर ये कैजुअल होने लगा है। तो क्या ये सिटी में भी इस तरीके से होता है, या फिर जैसे जैसे हम गाँव की तरफ आएंगे या छोटे शहरों में आएंगे उसकी लिमिट थोड़ी कम होती जाती है? ऑब्वियसली, जैसे मैंने बात की थी कल्चर एडेप्टेशन को लेकर, राइट, तो हम जैसे गांव साइड आते हैं तो वहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट या फिर कल्चरल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रूप में अभी भी कायम रहते हैं। हम जैसे वेस्टर्नाइज होते जाते हैं, हम ज़्यादा मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं तो मॉडर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उनके तौर तरीके में ढलने लग जाते हैं। बराबर। और उसके साथ में हम रिलेशनशिप्स, हम चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं महज अगर सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की नहीं, दोस्ती की भी अगर बात करें ना, तो हम कोई एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर जाए और वहाँ दोस्त वगैरह बनाने के बारे में देख रहे हैं ना, तो काफ़ी गिव एंड टेक पॉलिसी होता है। दोस्ती यारी में वो बॉन्ड जो रहता है ना, भाईचारा जिसको कहते हैं, वो नहीं रहता। सेम गोज विद द लव आल्सो, सेम गोज विद द इमोशंस आल्सो। तो हम जैसे और ज़्यादा ऐसा रूरल एरियाज में जाएंगे ना, वहाँ पे उस इमोशंस की वैल्यूज उतनी ज़्यादा रहती है। आजकल तो 8वीं 9वीं के बच्चे कहते हैं कि ये मेरा प्यार है और 11वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक वो पहुंचते हैं कि मुझे शादी इससे ही करनी है। जबकि उन्हें उनका लाइफ पता नहीं होता कि आगे क्या करना है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये जरूर पता होता है कि यार ये बंदी मेरी है, शादी तो मैं इससे करूँगा। बहुत ऐसे सर्टिनिटी से इतनी, पता नहीं इतने कम एज में अगर ये सर्टिनिटी है या बेवकूफ़ी है पता नहीं क्या, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत कोट था, एंड दैट वाज courage and stupidity are the same thing if you look at that. I suppose मैं paraphrase करके बता रहा हूँ, but it is the same thing. Yeah. Courage and stupidity is the same thing. Correct. Only the wise understand the difference. Yes, absolutely. जिसको सच में समझ में आ रहा है तो उसे पहले करियर का पता होना चाहिए, उससे बाद में ये सब चीजें तो मिलनी ही मिलेंगी। इंसान ना इतना इनक्रेडिबल बीइंग है ना कि उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले को इतना अच्छे से परख लिया है कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बना लूंगा मैं। लेकिन हम अपने आप को ही उतने अच्छे से गहराई से जान नहीं पाते कि हम कौन है, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। करेक्ट। इंसान को पहले ना इंडिविजुअल, कोई भी लड़का बोलो लड़की बोलो कोई भी हो, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, अपने आप को बेहतर बनाना वो ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू कोई मेरे साथ में है नहीं है, किसी को मैं बिलोंग करता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, जो भी हूँ। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो रहता है ना, सेल्फ जर्नी जो रहती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हम किसी और के टुवर्ड्स। करेक्ट। कुछ साल पहले कोविड आके गया जी। कोविड के दौरान, जस्ट कोविड के बाद हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में तलाक या फिर ब्रेकअप्स हमने देखे हैं और उसका रेशो ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। क्या ऐसा आपको लगता है कि कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? हाँ, ऐसा देखा जाए, जैसे कि मैं ग्राफ्स वगैरह, हमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखना ही पड़ता है, तो मैं उस चीज़ को जब स्टडी कर रहा था तो आई हैव गॉन थ्रू दोस डेटा, तो मुझे पता चल रहा है कि कोविड के बाद में आफ्टर ऑल डिवोर्स रेट ज़्यादा एक्चुअली हाई हो गया। इंडिया का डिवोर्स रेट बहुत लो था, पास्ट 10 लाइक 1 डेकेड पहले ही डिवोर्स रेट बहुत कम था, लेकिन लास्ट डेकेड में अगर हम चेक करेंगे ना तो वो एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रोथ हो रहा है। करेक्ट। अब ऑनेस्ट नोट पे जितना डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ में डेवलपमेंट तो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सही बात है। अब ऐसा देखा जाए ना तो स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गई, कुछ यहाँ की जो कंट्रीज की बाहर की, तो वहाँ पे डिवोर्स रेट एटलीस्ट 55-60% पर है। मतलब आज अगर 10 शादियाँ हो रही है, फॉर श्योर आने वाले 1 साल में उसमें से 5 से 6 तो डिवोर्स हो रही है। वो इतना ज़्यादा मेस्ड अप है बाहर का कल्चर। इंडिया में वैसा नहीं हो रहा है, बराबर, बट स्टिल इट इज़ लाइक गोइंग टू दैट डायरेक्शन। तो ये बहुत स्केरी है। एंड कोविड के बाद में कैसा हो रहा है कि जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया कि रिलेशनशिप इतने स्पॉन्टेनियस तरीके से बन रहे हैं ना कि उन्हें समय ही नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे के साथ में बैठकर डिस्कस कर पाना कि एक्चुअल में बिलोंगिंगनेस, बीइंग टुगेदर, वो क्या
एस्पेक्ट रखता है, कितना वैल्यू क्रिएट करता है, कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को समझ पाना उतनी गहराई से। बराबर। लोग एक बहुत ही फेक इमेज लेके भी कैरी करते हैं अपने साथ में, या फिर टू साइडेड फेस रखते हैं, ऐसा भी होता है बिल्कुल। तो एक समय लगता है एक इंसान के साथ में, थोड़ा सा लंबा समय लगता है, गुजार दे, तब उसके बाद में पता चलता है कि हाँ एक असलियत जो इंसान की होती है वो क्या होती है। रिलेशनशिप में मुझे मोस्टली जब मतलब मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, बट यंगस्टर्स भी होते हैं, अनमैरिड जो कपल्स होते हैं वो भी होते हैं, और मैरिड कपल भी होता है। ओके। अब एक चीज़ होती है रिलेशनशिप में ना, कोई भी न्यूली स्टार्ट रिलेशनशिप हो, इट टेक मिनिमम 3 months to maximum 3 years okay to know a person's authentic self। क्योंकि एक इंसान इससे ज़्यादा अपने आप को फेक नहीं बता पाता। करेक्ट इस समय के बाद तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। तो वो मैक्सिमम जो बैंडविड्थ रहा है वो 3 years तक का रहा है, मिनिमम वो 3 months का है। ऐसा। ओके। तो ये जो आप जो डिवोर्स का जो आप बता रहे थे ना, वो यस वो बहुत ही रियल स्टफ है, बहुत ही रियल स्टफ है। बराबर। कि डिवोर्स बढ़ रहे हैं, और उसका मेन रीज़न जो मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन में आया वो है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे को जान नहीं रहे, हम अपने आप को दूसरे को समझाने पे ज़्यादा थोप रहे हैं। ऐसा ज़्यादा हो रहा है। तो वो हर किसी के पास में विद द ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, अभी फिलहाल राइट नाउ द टॉलरेंस टू अंडरस्टैंड थिंग्स, द टॉलरेंस टू सेक्रीफाइस थिंग्स, वो बहुत कम हो गया। पुराने टाइम पे लोग जो लव को लेकर जो सेक्रीफाइसेस होते हैं बहुत इमेंस थे। अब मेरे लिए लव का वो इंस्पिरेशन, हर किसी का कोई ना कोई होता है, लोग कहते हैं शाहजहां वगैरह ताजमहल वगैरह बना दिया। मेरे लिए जो लव का रियल लाइक मेरी पर्सनल लाइफ के लिए जो रियल इंस्पिरेशन है वो है दशरथ मानसी। आपको पता है जी, वो गिलौर जिला के बिहार से, तो उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था, ठीक है, उस पर मूवी भी बनी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने किया था। तो दैट गाय दशरथ मांझी, ही वाज लाइक माय आइडल, समवन टू लुक ऑन, कि एक बॉन्ड के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए जो एफर्ट लगता है, जो डेडिकेशन लगता है, ये इस इंसान में। बराबर। तो अगर कोई भी अगर मुझे पूछता है कि व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, तो वो रियल तौर पे वो होता है एफर्ट्स। ओके। विलिंगनेस, कैसा एक इंसान को जानने का जो विलिंगनेस होता है, टू पुट ऑन एफर्ट कि यार मुझे, चलो ठीक है, अब आर्गुमेंट हो गया, मैं भी गुस्से में, सामने वाला इंसान भी गुस्से में, लेकिन वो एफर्ट ले पाना ताकि वो हम उसको रिजॉल्व कर सके, वो इम्पोर्टेंट। बराबर। एफर्ट ले पाना कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बेहतर बनाते हैं, कुछ रिश्ता सुधारते हैं, वो एफर्ट जो रहता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बराबर। और अभी के टाइम पे लोग एफर्ट लेने के लिए बहुत कतरा रहे हैं, एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज लोगों को लगता है कि उनके एफर्ट की जो पे बैक वैल्यू है वो उनको नहीं मिल रही। ओके। तो हो ये रहा है एकदम असली अंदर के तौर पे अगर बात करें तो लोगों के पास में अपनी खुद की इंटरनल जो वैल्यू है ना, वो उनको आइडेंटिफाई करते नहीं आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वो उसको बेहतर बना भी नहीं पा रहे अगर जो जान रहे हैं। एक इंसान की जो अपनी खुद की वैल्यू होती है ना, वो जब सामने वाला इंसान समझ पाता है तब वो करता है, एफर्ट डालता है। ठीक है। लोग अक्सर इस चीज़ को लेकर ही अंधे हो जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान वर्थ इनफ है कि इस एफर्ट लेने के। करेक्ट। ये पॉइंट है, इसलिए लोग डिवोर्स ज़्यादा जल्दी हो जा रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, क्योंकि वो एफर्ट लेने के लिए से विलिंग नहीं है। मेरे काफ़ी सारे कनेक्शंस या दोस्त कह सकता हूँ जिनके साथ में मैंने कोविड के बाद की ये सिचुएशन देखी है कि जस्ट शादी हुई है एंड सडनली कोविड लग गया। हाँ। अब प्रायर शादी के तो ये डिसाइड हुआ था कि हम पूना रहेंगे या मुंबई रहेंगे, अब दोनों ही रहने वाले हैं क्योंकि जॉब है या जो भी चीज़ें हैं। बट सडनली कोविड के बाद में उनको अनवांटेडली भी घर आना पड़ा। हाँ। चाहे अब घर गांव में है या घर छोटे शहरों में है। हाँ। 2 महीना 3 महीना तो निकल गया जैसे तैसे, लेकिन कोविड है कि हट नहीं रहा है और लॉकडाउन भी लगे जा रहा है, एक्सटेंड होते जा रहा है। सडनली दिस गर्ल्स और उनके बीच का जो है वो पैनिक होने लग गए कि अब हम वापस कब जाएंगे। दे आर स्टेइंग विथ मॉम एंड डैड एंड फैमिली आने लग गई है, अब उनको घर के काम भी करने पड़ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आते जा रही हैं। ये बढ़ते गया, एक समय ऐसा आ गया कि इंटरनली दे आर कोलैप्सिंग, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं अंदर के अंदर। एंड सडनली देन कुछ समय बाद 6-8 महीने बाद गर्ल्स आर सेइंग कि तलाक, मुझे नहीं रहना यहाँ पे आगे। सो दिस काइंड ऑफ अ पेशेंस एक दूसरे का खत्म हो गया, या फिर ऐसा है कि नहीं मैंने जो लाइफ एक्सपेक्ट की थी वो मुझे नहीं मिल पा रही है 6 महीनों में। यस, आई कैन टोटली रिलेट टू दिस। क्यों मैं बताऊं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं सेम जो आपने सिनेरियो बताया, ऑलमोस्ट लाइक 70% सेम सिनेरियो मेरे पास में रिसेंटली 5 से 6 क्लाइंट है राइट रनिंग। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये सारा
ये फनी क्यों है कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा जो बेवकूफ़ी भरा जो काम हो रहा है ना वो इसलिए रहा है क्योंकि हमने रोमांटिसाइज कर दिया बॉलीवुड लव या फिर हॉलीवुड लव रिलेशनशिप्स मैरिजेस को अपने रियल लाइफ में। वो रियलिटी नहीं है भाई। करेक्ट। वो रियलिटी से बहुत दूर है। करेक्ट है। तो हम जिस आइडिया के साथ में मैरिज को देखते हैं मूवीज में, हम आइडियलाइज करने लग जाते हैं कि हाँ भैया ये तो प्यार है, बराबर, ये तो रिलेशनशिप होता है, जो बॉन्ड होता है, जो मैरिज होता है, ये ऐसा होता है। ये सारा बेवकूफ़ी वाला काम जो हुआ है ये करण जौहर सर का हुआ है। जितने भी, ऐसे नॉट टेकिंग नेम बट यस, जितने भी लोगों ने ऐसे रोमांटिसाइज कर दिया बहुत सारी चीज़ों को, तो वो बहुत टॉक्सिक हो गया। बराबर। तो ये जो पेशेंस लेवल जो था लोगों का, जो छूटते जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि ऑनेस्ट नोट पे एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड एट दिस करंट पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। अच्छा। हर कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजर ही रहा है एंड पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, लेकिन उसका रिएक्शन हर कोई देगा। तो इफ समवन इज हैविंग सम ट्रबल, तो बेटर है अपने पार्टनर से जितना हो सके उतना ओपनली बात करो कि भैया देखो हम फिलहाल राइट नाउ नॉट गुड स्टेट ऑफ माइंड, मुझे अगर तुमसे बात करनी है ना तो मुझे पहले अपने आप से बात करनी ज़रूरी है ताकि मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकूं, तब जाके मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो लोगों के अंदर पहले वही एसेंस नहीं है कि मैं अपने आप से बात कर पाऊँ, तो वो पेशेंस जो है ना वो खुद के पास ही नहीं है। तो सामने वाले के साथ में कैसे ही रखेंगे पेशेंस। बराबर है, सही बात। और ये बोथ वेज है, जेंडर बेस मतलब नहीं बोल रहा हूँ, गर्ल्स बॉयज का नहीं बोल रहा हूँ, मैन एंड वुमेन का नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों साइड चले जाते हैं। दोनों साइड ऐसे ही। ओके। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेन एग्रेसिव नेचर में चले जाते हैं, टेंडेंसीज रहती हैं। आज के टाइम पे बोथ जेंडर्स होता है, दोनों के अंदर एग्रेसिवनेस है, टेंडेंसीज दोनों के अंदर आ रही है, तो जो क्लैशेस हो रही है ना वो ज़्यादा हो रही है। बराबर। एक जो कि हम लोग कह सकते हैं कि डिमांड कि मेरा पार्टनर ऐसा 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 होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो या तो रिजेक्ट, या तो फिर लाइफ में अगर वो लोग शादी कर चुके तो वहां से वो लोगों को बाहर निकल जाते हो तुरंत लोग। और ये भी देखने मिला है कि परिवार भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब मॉम डैड भी कहते हैं कि आजा वापस आजा, कोई बात नहीं, देखते कुछ और। एंड ये समझ में नहीं आता कि फिर पेरेंट्स किस तरीके से देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को, या वो लोग भी इतने कैजुअल हो गए कि इतनी कूल हो गए कि नहीं हम अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर ना एक केस होता है, जैसे कुछ मिनिमम स्केल पर कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक इंसान की इंडिविजुअल स्केल पर, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत, कोई भी मैरिज एक बहुत क्लोज्ड पर्सनल बॉन्ड है दो लोगों का, राइट। करेक्ट। तो हर किसी के कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, लड़का हो लड़की हो दोनों। अब उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाले लोग जो सामने वाला पर्सन है वो है कि नहीं है, अब ये सारा खेल नेगोशिएशन का। अच्छा। ये सारा खेल है कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट का। अब खेल यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर यू विलिंग टू प्ले, बराबर, आर यू विलिंग टू प्ले दैट गेम, एंड समटाइम्स आर यू विलिंग टू इवन लूज इन दैट गेम। ओके। क्योंकि हारना भी पड़ता है कभी कभी कुछ गेम, ताकि आप जिंदगी की बड़ी बड़ी जो जीत है उसको टेस्ट कर सको। करेक्ट है। ऐसा है, तो हारना भी जरूरी होता है कभी कभी कुछ गेम में। तो इसलिए कभी कभी कुछ कुछ आर्गुमेंट में अगर हम गलत भी है तो एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है मेरी गलती। बराबर। और कभी कभी आप सही हो तब भी एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि आप गलत, ठीक है आप सही हो। हाँ ऐसा करना पड़ता है। बट अभी के टाइम पे हो ये रहा है कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है लोगों के अंदर वो नहीं है, पेशेंस लोगों के अंदर वो नहीं है। तो जो आप कह रहे हो वो बहुत सटीक है, बहुत सही है कि आज के टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो रही है। एंड द मेन रीजन इज पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ इन द डीपर सेंस, सो दैट वो किसी और को भी नहीं समझा पा रहे इन द डीपर सेंस कि उसको क्या चाहिए एक बॉन्ड में। बराबर। और लोग बदल रहे हैं और ऐसे स्पॉन्टेनियसली बदल रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि कुछ तो भी नया देख लिया। क्यों? किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा लगा कि हाँ यार ये भी तो होना चाहिए मेरे पार्टनर में। ये कैसे चीज मिसिंग हो गई, करेक्ट है ना। तो वो चीज़ें बढ़ते जा रही है और जितने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम सेट करने वाले ना उतना ही लाइफ मिजरेबल होने वाली है। जितना हो सके ना उतना लाइफ सिंपल एंड पीसफुलनेस रही ना वही ठीक है। बराबर। अगर हम ऐसे प्रिंस चार्म सोच रहे हैं या फिर एकदम मस्त महारानी सोच रहे हैं या फिर कोई भी बोल्ड लड़की एकदम सेक्सी हॉट होनी चाहिए या फिर आदमी बहुत ही टॉल डार्क हैंडसम होना चाहिए, ऐसी जो एक्सपेक्टेशन खतरनाक होती है ना, होनी चाहिए, सीधी बात से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस स्केल पर और आप कितने लेवल पे उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ये भी देखना जरूरी है। ओके जी, मैंने देखा है कि कई बार सोशल मीडिया पे जो रील्स चलते रहती है, गर्ल्स स्पेशली अपने बंदे को या अपने हस्बैंड को वो लाइफ उस तरीके की रील्स फॉरवर्ड करके मैसेज में डाल के रखती है कि ये देखो इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, ये देखो ये मुझे करना है, ये देखो ये चीज़ें होने लगी। तो ये सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा उन्हें फेक लाइफ दिखा रहा है। यस बिल्कुल। कि
और वो फिर वो प्रेशर उस बंदे पे आता है कि उस तरीके से उसे प्रूफ करना है। अदरवाइज वो बताएगी कि देखो ये 5 गुण आप में नहीं है, इस रील में दिखा रहा है कि ये 5 गुण आप में नहीं है। तो आपको क्या रोल लगता है सोशल मीडिया का आज की रिलेशनशिप को बनाने या बिगाड़ने में? देखिए, सोशल मीडिया ना एक बहुत पावरफुल टूल है, मैंने स्टार्टिंग में कहा जी। अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बिल्कुल अच्छी पॉजिटिविटी भी है उसमें, बहुत अच्छी खासी है, बट नेगेटिव एस्पेक्ट्स बिल्कुल है। अब किसी कंटेंट क्रिएटर ने कहीं से पढ़कर कुछ तो भी अपने हिसाब से भी क्यों ना हो पर कुछ 5 चीज़ें लगा दी है। अब वो इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होगा पहले से ही, या फिर उसका इतना पहले से ही ऑलरेडी इन्फ्लुएंस होगा लोगों के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं किसी के पास पहुंची। अब वो इंसान सोच रहा है कि यार उस इंसान ने तो भाई उसका पहले दबदबा है, उसके इतने फॉलोअर्स है तो कुछ सही बता रहा होगा, झूठ तो नहीं बता रहा होगा। बराबर। तो ऐसे करती चीज़ें पास होती जा रही है, और जो ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, मिसडायरेक्शन हो गया, ये मिसगाइडेडनेस फैलते जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी और इंसान से ऐसे विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग की कितने गहराई में किसी इंसान ने कुछ सोचा है, उसको ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है गो थ्रू इट, ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू नो मोर व्हाट बॉन्ड्स आर, रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, रिलेशनशिप को टिकाना कैसे है। इससे थोड़ा डीपर सेंस में चीज़ों को सीखना खुद से ज़रूरी है, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना। तो ये जो सोशल मीडिया का ये जो खेल है कि फॉरवर्ड कर देना और फिर एक्सपेक्टेशन सेट कर देना, बराबर, ये बहुत प्रेशर बिल्ड करता है दोनों तरफ से। अब समझ लो फॉर एग्जाम्पल किसी मैडम ने अपने होने वाले हस्बैंड को भेजा, या फिर हस्बैंड को भेजा, या फिर बॉयफ्रेंड को भेजा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं एंड आई रियली एक्सपेक्ट एटलीस्ट ये 5 चीज़ें तो होनी चाहिए। तो हाउ मच सेंस डज इट मेक? फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की ने मैसेज में वो जो था रील में उसमें बताया था कि वो प्रॉपर ग्रूम्ड होना चाहिए, यू ड्रेस वेल समथिंग, तो वो तो काफ़ी रीजनेबल बात है, राइट। बट अगर ऐसा हो कि हर हफ्ते डेट होनी चाहिए, ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम हाँ, राइट। तो अब डेट का मतलब ऐसा भी हो जाता है कि हम बाहर घूम कर आ गए, समोसा खाकर आ गए, चाय पीकर आ गए, ये भी एक बहुत कैजुअल डेट हो जाती है, घूमना फिरना हो जाता है। लेकिन फिर वो ऐसे लग्जरी वाला बात हो गई, ऐसे 7 स्टार 5 स्टार होटल में जाकर मुझे डिनर चाहिए ऐसा, तो वो बहुत अनरियलिस्टिक ड्रीम हो जाती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, और वो बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। सेम अगर कोई लड़का भी किसी लड़की को भेजता है कि आई वॉन्ट कि तुम ऐसा ऐसा करो, वैसा ऐसा करो, इन सेंस ऑफ कि तुम मेरा ख्याल रखो, मेरे लिए खाना लाओ, या फिर कुछ भी ऐसा एनीथिंग, तो कुछ चीज़ें सेंसिबल बिल्कुल होगी और कुछ बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होगी। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ों को पिक करना है, कौन से नहीं। फॉर एग्जांपल एक गार्डन है तो हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फूल तोड़ना है पिक करके, करेक्ट, ताकि वो हम पर अच्छा लगे। करेक्ट है ऐसा। सो वी हैव टू पिक व्हाट इज पॉजिटिव इन देयर। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक और हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि जो एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस दौरान एक 1 साल 3 साल जो बिता रहे हैं, उस दौरान उसका लड़का या लड़की का अप्रोच अलग होता है एक दूसरे को लेके, काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं घुले मिले रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा केयर और काफ़ी ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि रात रात भर बातें करना और ये सब चीज़ें होती है। और सडनली शादी के बाद में से 1 और 2 ईयर्स के दौरान फिर ये क्वेश्चन आता है कि तुम बदल गए हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम्हारी चीज़ें बदल गई, तुम्हारा रिएक्शन बदल गया, तुम पहले ऐसे बात किया करते थे, अब नहीं करते, टाइम नहीं देते। तो इस दौरान क्या ऐसा होता है, आपको लगता है कि ये चीज़ें आने लगती है? बिल्कुल होता है, ये काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि ये सीरियस इशू तो है, बट उतना नहीं जितना हम उसको बनाते हैं। बराबर। एक इंसान, लड़का हो लड़की हो, वो विथ टाइम इवॉल्व करेगा ही एज एन इंडिविजुअल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आदमी के पास में पहले एक जॉब था सॉर्टेड, ठीक है, अब शादी हुई है, अब जॉब के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जा रही है। करेक्ट। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है टाइम कैसे देगा, बात कैसे करेगा, सही बात है, प्रेशर कैसे हैंडल करेगा। बराबर है। तो वो चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर समझ लो गर्लफ्रेंड काम कर रही थी, ठीक है, शादी के बाद में अगर वो काम नहीं कर रही है, उसका खुद का चॉइस है, कोई प्रेशर नहीं कर रहा है, तो वो घर पे चिल कर रहे, घर पे काम कर रही है, घर पे काम जो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो उनका अपना डिसीजन है। बट उनके पास में अगर फुर्सत है तो फुर्सत में करेगी, राइट। फुर्सत में जो कुछ भी हो रहा है वो खुद का काम कर रही है, स्टडी कर रही है, जो कुछ भी कर रही है। बट अगर वो खाली है तो वो कोशिश करेंगे कि हमेशा अपने पार्टनर के साथ में वो कनेक्टेड रहे, महसूस कर सके। और अपना पार्टनर तो काम में लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा वो ऐसा सेपरेशन वाली फीलिंग आएगी, वो आनी है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल वाली बात है। बट यहीं पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हर एक कपल को बिफोर प्रायर मैरिज प्री मैरिटल काउंसलिंग लेनी चाहिए।
सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे डायनामिक्स, कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। ओके। और ये इतना नेसेसरी है, इतना नेसेसरी है, लोग नहीं सोचते। प्री वेडिंग ज़रूरी है पर प्री वेडिंग काउंसलिंग नहीं। करेक्ट है। ऐसा प्री वेडिंग की सारी प्लानिंग होती है कि हाँ। ये ड्रेस होना चाहिए, ये हाँ। लोकेशन होना चाहिए, शादी की पूरी तैयारी होती है। तो लाइफ की तैयारी सेकंड फेज जैसे चालू होता है उसकी कोई तैयारी नहीं होती। दिमागी तौर पे बस हाँ पता होता है कि शादी हो रही है, लेकिन उसके बाद कैसे हम लोग बिहेव करने वाले, दैट इज नेवर प्रिपेयर। और एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है रिलेशनशिप एंड मैरिज। वो हमको लगता है कि हाँ थोड़ा सा ट्रांजैक्शन, नहीं भाई वो स्टेप नहीं है, वो बहुत बड़ी जंप है। करेक्ट है, काफ़ी बड़ा जंप है। लोग ना एक्चुअली वो मैरिज जो है ना, मतलब रिलेशनशिप से मैरिज वाला जो स्केल है ना, उस ट्रांजैक्शन पीरियड को कैलिब्रेट ही नहीं कर पाते सही तरह से। करेक्ट, कि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आता है और हमको अडेप्ट करना वो बहुत ऐसे सोचने वाली बात है। एवरीवन इज प्रिपेयर फॉर दैट, वी नेवर नो। तो हमें हमारे पार्टनर के साथ में बहुत सादगी के साथ में और बहुत डेप्थ में बात करनी ज़रूरी है, अदरवाइज वी नो व्हाट हैपेंस। या एब्सोल्युटली। इसमें एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या मैरिजेस जरूरी है? क्योंकि कई सारे हम लोगों ने लोगों को देखा है, काफी सारे सक्सेसफुल पीपल सो कॉल्ड, सो दिस इज की व्हाई टू डू अ मैरिज, आई डोंट वांटेड टू डू अ मैरिज, ये लाइफ भी हम ऐसे जी सकते हैं। टाटा साहब का भी ऐसा था। तो सो आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर? ये बहुत टफ कॉल है, बट ठीक है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तौर पे इसका आंसर देना चाहूँगा कि कुछ लोग अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, दे आर ऑलरेडी मैरिड टू दैट देयर सपना, देयर ड्रीम, देयर गोल इन लाइफ, तो दे आर ऑलरेडी कमिटेड टू समथिंग। तो वो अपनी कमिटमेंट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते जी। बट ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब ये नहीं कि जो शादियाँ कर रहे हैं उनके वो सपने नहीं है, उनके ड्रीम तो सही बात है, हाँ उनके भी, बट अलॉन्ग विद दैट वो चाहते हैं कि कोई बिलोंगिंग भी हो। हाँ ठीक है, ऐसा मैं कहूँगा कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं दे गेट मैरिड टू, और उनके भी डिवोर्स हो रहे हैं। इलॉन मस्क हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, जेफ बेजोस का रिसेंटली हुआ था, तो बिल्कुल हो रहा है। जब इतना मतलब टॉप 3 वर्ल्ड के रईस आदमी अगर अपने वाइफ को नहीं रख पा रहा है सही तरह से, हैप्पी नहीं रख पा रहा, तो भैया हम एज ए नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्मल लड़का कैसे रख पाएगा? ये सोचने मतलब सोच के ज़रा टेंशन आ जाएगा। बट वही खेल है कि हम कैसे एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड करते हैं, कैसी चीज़ों को बिल्ड करते हैं। करेक्ट। बात आती है जहाँ की एक शादी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। मैं कहूँगा कि लाइफ का एक वर्थ इनफ एक्सपीरियंस होता है जो मुझे लगता है कि एक इंसान ने एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है इफ़ वो इस लाइफ टाइम में आया है तो। ओके। बट अगर कुछ लोग डिसाइड करते हैं टू नॉट टू हैव दैट पार्ट ऑफ लाइफ, करेक्ट, and to choose something else, correct, but they should get luxury to do that. They should get that option, and instead of लोगों बैठ के फोर्स करना, they should respect their choices कि भैया वो ठीक है, that is his choice। ये लोग होते हैं जो सेलिबेसी को फॉलो करते हैं, सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करते येट सिविल लाइफ में वो अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव करता है। मेरे पास में ऐसे भी क्लाइंट्स है कुछ, ठीक है, जिन्होंने शादी नहीं की एट द एज ऑफ लाइक 40, 45, 50 के है राइट नाउ, एंड नाउ दे आर फीलिंग कि यार आई एम अलोन। ओके। नाउ दे आर फीलिंग कि यार कोई होना चाहिए। अच्छा। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। हाँ। तो स्टार्टिंग में वी हैव लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो फिक्र नहीं होती कि हमें कोई केयर करने वाला हो करेगा, क्योंकि अपने अपना खुद का ख्याल ले लेंगे। लेकिन कुछ समय बाद वो लिटरली हिट होता है हर किसी को। ओके। और ये आज के टाइम में वुमेन्स को भी बहुत सही तरह से हिट होता है, खतरनाक तरीके से हिट होता है कि वो होता है ना कि आई डोंट नीड अ मैन वाला बात, राइट, वो एक टाइम के बाद में आता है। करेक्ट। आजकल जो चीजें हो रही है कि सी यूनिवर्स हैज क्रिएटेड दो अलग चीजें, एक मर्द है, एक औरत है जी। ये दो डेडिकेटेड बायोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, सब लेवल पे अलग है। बट पीपल आर ट्राइंग टू इक्वलाइज देम सारी चीज़ों में। हमें नहीं चाहिए आदमी, हमें नहीं चाहिए, हम ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो ये कहीं ना कहीं सेंसलेस लगता है मुझे कि क्यों ऐसा हम लोग बात करते हैं इस चीज़ की। अब पॉइंट यहाँ पे आता है ना कि हम जैसे सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी तो होगी दोनों जेंडर न्यूट्रल केस पर रखकर। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी डजंट गिव इक्वल रिजल्ट्स। अगर समझ लो आप मतलब कोई एक बंदा है जिसकी कंपनी है और अगर ऐसा कहते हैं कि वुमेन आर अंडर पेड करके, ठीक है, अगर वुमेन आर अंडर पेड है बाय डूइंग द सेम जॉब, तो वाई नॉट हायर ऑल द वुमेन्स? कंपनी का तो फायदा ही है, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
कुछ तो रीज़न होगा। सही बात। ठीक है, मैं अभी बायस्ड होकर ऐसा सेक्सिस्ट कमेंट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ तो रीज़न हो रहा होगा, कुछ तो कारण हो रहा होगा जिस वजह से ये चीज़ें बन रही हैं। ये जो आपने सवाल पूछा पहले कि इक्वल करने की कोशिश है वो सेंसलेस होती है, हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि हम लिटरल लेवल पर बहुत डिफरेंट होते हैं। करेक्ट। और जितने डिफरेंट हैं ना, उससे कई ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी है। समझ लो 2 पीपल, मेल फीमेल, दोनों में जितने सिमिलैरिटीज़ होंगे, अगर मिनिस्क्यूल लेवल पर भी एकदम छोटा डिफरेंस भी रहेगा, तो वो लार्जर स्केल की हम जब बात करते हैं तो वो डिफरेंस बहुत बड़ा नज़र आने वाला है। बराबर। डेटा अगर बढ़ गया है तो स्केल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बराबर। ठीक, तो अगर हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा इक्वल करना शुरू कर दिया ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसमेंटल हो जाएगी। कुछ कंट्रीज़ ने ये ट्राई किया भी था, पॉलिसीज यूज़ करके ट्राई किया भी था। अच्छा। अब नॉट हिटिंग द नेम एग्जैक्टली, क्या याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्टअप हो गई थी। कुछ कंपनीज में भी ऐसा ट्राई किया था। अच्छा। बट वहाँ पे भी वर्क फ्लो बहुत ख़राब हो गया था उनका। अब मेरा ऐसा सजेशन नहीं है कि ऐसा मत करो करके या फिर ऐसा करो करके, नथिंग सेइंग दैट, बट देयर इज समथिंग इशू, देयर इज समथिंग अ प्रॉब्लम दैट शुड बी एड्रेस्ड, एंड फॉर श्योर हम जैसे साइकोलॉजिकल लेवल पर भी अलग है, हम बायोलॉजिकल लेवल पे भी अलग है, हम फिजिकल एस्पेक्ट में भी अलग है, एट्रीब्यूट्स में भी अलग है, पर्सनैलिटी में अलग है, हम अलग हैं। yes. दोनों में डिफरेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा है, हाँ, कोई कम है, बड़ी कोई की बात कमजोर नहीं है। पर वो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। yes, और वो हमको उन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करते आनी चाहिए, उसको ऑनर करते आना चाहिए। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम वो उस डिफरेंसेस को ऑनर नहीं करते, हम कॉम्पीट करने लगते हैं। कॉम्पीट कर रहे हैं, वाई टू कॉम्पीट, दैट इज देयर। एक आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, नेवर, दैट कैनॉट, यस, ही कैनॉट हैव दैट पेशेंस, ही कैनॉट हैव दैट एबिलिटी टू वो बियर करे वो पेन को, और वो बॉडी लैंग्वेज में ही नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर मेल्स में कभी कभार हो जाता है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, वो कुछ है ऐसा, एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल होते हैं, और बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस होते ही होते हैं, बट नॉट एवरीवन। हम जब जनरल लोगों के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हम जब जनरल स्टडीज को करेंगे तभी तो बात होगी जनरल चीजों के लिए। करेक्ट। और बहुत लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कितना इम्पोर्टेंट है उस डिफरेंस को समझ पाना। लोग पता है क्या करता है, मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि पीपल ट्राई टू ऐसे ब्रिंगिंग अप वाले जो होता है ना, ब्रिंग अप एंड टू हेल्प देम, लाइक अपने लड़कियों को इस तरह से बड़ा किया जाता है जैसे कि वो लड़के हैं, और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि जैसे लड़के हैं उनको लड़कियों की तरह बड़ा किया जाए। और ये बहुत डिसमेंटल, ये डाउनफॉल ऑफ द सोसाइटी हो सकता है। okay. बिल्कुल डाउनफॉल ऑफ द सोसाइटी हो सकता है। okay. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को ये नहीं सिखा नहीं पाएंगे कि अच्छे लोगों पर भरोसा कैसे किया जाए और अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी नज़रों में हर एक आदमी खराब है। अब जैसे जो रिसेंट हम केसेस सुन रहे हैं, बिल्कुल वो बहुत सीरियस है, बिल्कुल बहुत सीरियस है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट देयर वुड बी ऑलवेज देयर आर सम मैन जो सीरियस नोट पर अच्छे लोग बिल्कुल होंगे, और हमें वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। करेक्ट, दैट इज द होल थिंग। तो वही नहीं कर पाते। और सेम अब ये फेमिनाइज कर देते हैं लड़कों को, सॉफ्ट बॉयज बन जाते हैं, राइट? तो मेरा ऐसा कहना है कि बी अ जेंटलमैन, बी अ जेंटलमैन। व्हेन यू अंडरस्टैंड जेंटलमैन का मतलब क्या होता है, अल्फा आदमी तो अल्फा मेल, सिग्मा मेल, आजकल तो वो चल रहा है काफी अल्फा मेल, राइट? तो बेटर रहता है कि बीइंग अ जेंटलमैन यू अंडरस्टैंड कि तुमको जेंटल कहाँ होना है, एंड बी अ मैन कहाँ होना। करेक्ट। तो वो इम्पोर्टेंट है, एंड लड़कियों के लिए भी कि वो एक फेमिनिन पार्ट ऑफ द नेचर होता है लड़कियों के अंदर, जो खूबसूरत होती है, वो जो कंपैशन होता है, वो उनको हम बोलते हैं द सेंटर ऑफ लव बोलते हैं, द सेंटर ऑफ कंपैशन बोलते हैं, मदरली नेचर बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है ये सारा मिसिंग होते जा रहा है विद टाइम। आप देख रहे हो, ट्रू, राइट? लड़कियां बहुत ऐसे मस्कुलाइन की ओर के साथ में आ रही है, राइट? तो अब पता नहीं ये क्या, किसने बोल दिया कि ये कूल है करके। करेक्ट। मुझे भी समझ में नहीं आता कई बार, लाइक कि ये किस तरीके से और कहाँ कूल है, और like okay, shoulder to shoulder everywhere you should get an opportunity, and everyone is there, but as in biological level, as an emotional level, you have to understand कि सबके एक roles and responsibilities है। नेचर में पेड़ है तो फूल देगा, फूल है तो फल देगा, सब एक अलग अलग क्या कह सकते हैं, धर्म के लिए, उनका जो धर्म है वो उसके लिए बिल्डेड है। एक और हमारे इंडिया में बेसिकली ऑलमोस्ट देखा जाए तो अरेंज मैरिज का एक कल्चर हमेशा से चलता है।
लव मैरिज भी अब रिसेंट डेज में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है अरेंज एंड लव अभी। यस, अब अरेंज एंड लव ये तीसरा एक एंगल है। तो आपके हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है फिलहाल? अगर डेटा की बात करें तो अरेंज मैरिज रही है। अच्छा सही बताया सर। हाँ, बट अभी रिसेंट टाइम में लव मैरिज भी जो हो रही है उनका भी कोई भरोसा नहीं है। यस, करेक्ट। तो ये जो लव अरेंज वाला जो खेल है ना, हाँ। वो थोड़ा बहुत चल जा रहा है। अच्छा। अभी करंट टाइम के हिसाब से ओके देखा ओके, जाए तो। हाँ। बट उसमें उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है थोड़ा डिस्कस करने की हाँ, चीजों को। यस। जब अगर हम मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज है, तो हार्डली मीटिंग्स होती है लड़का लड़की की, शायद एक दो बार होता है, तो इट्स हार्ड टू जज एक दो बार में चीज़ों को। मैंने मेरे सिस्टर के टाइम पे देखा था कि मेरी सिस्टर ने तो डायरेक्ट कहा था कि मुझे पहले खुद मिलना है, आप लोग जब उनके घर जाओगे, किसी के भी घर जाते हो, हाँ। पहले शी यूज्ड टू मीट, देन शी गिव अस सिग्नल कि ठीक है आगे देखते बातें और करेंगे, देन वी यूज्ड टू गो। सो ये भी ट्रेंड चलने लगा था कि चलो ठीक है, यू आर ओपन, आपका लाइफ है, आप लोग बताइए हमें। ज़रूरी है, ताकि क्योंकि देखो हम आफ्टर ज़िंदगी इसको बितानी, उन दो लोगों को बितानी, करेक्ट, राइट? तो उनको बैठकर उनके टॉपिक पर डिस्कस करना प्राइवेट में बहुत ज़रूरी है, बट अ सेफ स्पेस। ओके। क्योंकि चीज़ें बड़ी हेवार चले जाती है प्राइवेट स्पेस के बारे में बात करें तो। क्योंकि मैंने कुछ केसेस देखे थे, वो शादी के लिए ही बात करने के लिए आए थे, एंड दे हैड सम रोमांटिक अप्रोच। ओके। वहीं हाँ, तो बहुत रिस्की हो जाता है। ओके। सो सेफ स्पेस होना ज़रूरी है जहाँ पर वो बैठ के बात कर पा रहे हैं, बट वो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, हेल्दी इन्वायरमेंट हो, वो इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो आपने जो कहा वो इतना ज़्यादा सही है कि अगर बैनर बन सकता है तो बैनर लगा के चिपका दीजिए। बिल्कुल, यस यस यस, एब्सोल्युटली। रिलेशनशिप या जेंजीज में जो ज़्यादा टर्म है वो उसमें फिजिकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने लगी है, स्पेशली चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी थ्रू होटल्स एंड ओयोज एंड ये सब चीज़ों की। तो इससे जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो बहुत बड़ा है। तो इसको लेके आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं या फिर की चीज़ें होती है ऐसी? बिल्कुल होता है, मेरे पास केसेस बिल्कुल आता है कि हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे खासे लंबे समय तक था, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, बट बॉन्ड बड़ा अच्छा था। ओके। लड़का कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन रिलेशनशिप तो बढ़िया है, खूबसूरत है, टेक केयर ऑफ मी, डू दिस डू दैट, लेकिन मैरिज को लेके वो करनी। 5 से 6 साल का रिलेशनशिप हो गया, और अब मेरी फैमिली फोर्स कर रही है मुझे कि शादी करनी है। आई एम कॉलिंग दिस गाय कि भैया आओ बात करो करके, नाउ ही इज टेकिंग स्टेप बैक। ओके, ऐसा तो वहाँ पे चीज़ें बहुत मेस्ड अप हो जाती है। ऐसा होता है केस। फिर वो आपने जो फेस मतलब फॉल्स रेप केस वाला जो आप देखते होंगे, वो भी बहुत कुछ हो रहा है। ओके, क्योंकि वो कंसेंशुअल था, राइट? बट फिर कैसे बचाए, कैसे करे, तो ये बहुत मेस्ड अप वाला काम हो जाता है। ओके। और जैसे आपने बताया कि थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स, फिजिकल अट्रैक्शन लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल, ये इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा है ना, लोग अपनी खुद की प्योरिटी, खुद का एसेंस, खुद का आइडिया, खुद की इंडिविजुअलिटी खो जाते हैं। क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, दोनों के अंदर आग लगी पड़ी है, दोनों ऐसे लगे पड़े कि भैया हमको तो बिल्कुल। तो इसमें प्रॉब्लम ये जाता है ना कि लोग लव के उस बॉन्ड के एसेंस को छोड़कर जो एक एस्पेक्ट हो जाता है फिजिकल अट्रैक्शन एंड इंटिमेसी, उसी को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा लगे पड़े। ओके। एंड इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक जो काम किया है वो किया है पॉर्न इंडस्ट्री ने। बहुत वो इतना करप्ट कर दिया है माइंड को लोगों ने, बस। ओके। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग, मेरे पास केसेस भी आते हैं जहाँ पे लोग पॉर्न एडिक्ट रहते हैं या फिर मास्टरबेशन एडिक्ट रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे समझ में आता है कि उनके बॉन्ड कैसे है, उनके पास रिलेशनशिप या करंट रिलेशनशिप या उनके एक्सपेक्टेशन क्या है अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ, तो वो भी बहुत मेस्ड अप होता है। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बताया था बॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड मूवीज में इसे रोमांटिसाइज कर दिया, लव को, मैरिज को, सेम इंटिमेसी को भी इतना रोमांटिसाइज कर दिया, इतना कैजुअल कर दिया है। और ये किसी भी चीज़ को अगर कैजुअल बना दिया ना, समझ लो वो कंपलसरी हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से सुनो तो। अगर आपने किसी चीज़ को नॉर्मलाइज किया, एक टाइम के बाद में उसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। ओके, मैंडेटरी हो जाएगा वो, बराबर। अब जैसे कोविड में मास्क पहनना कंपलसरी हो गया, अब वो नॉर्मल है, ठीक है? ये उल्टा खेल हो गया, ठीक है? लेकिन इसका अपोजिट भी होता है, वाइस वर्सा भी बैठेगा। चीज़ें नॉर्मल हुई है, कंपलसरी हो जाएगी। करेक्ट। एक टाइम पे मुझे बताइए, इंडिया में स्पेशली जिस स्टेट्स में हम रह रहे हैं राइट नाउ, आप मुझे बताइए सीरियस नोट पे, क्या इतनी ठंड होती है कि हमें बच्चों को स्कूल में टाई पहनने की ज़रूरत पड़े?
नहीं, वो नॉर्मल एक पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, जैसे शुरू हुआ है, लेकिन अभी वो कंपलसरी है। हर स्कूल, हर कॉलेज में छोटी छोटी चीज़ में कंपल्शन आ गया है। हालांकि वो मेक सेंस भी नहीं करता। वो ड्रेस कोड, वो इतना बड़ा बड़ा कोट, शर्ट के ऊपर कोट पहने रहते हैं, गर्मी में परेशान रहते हैं बच्चे, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? करेक्ट। तो किस चीज़ को अगर नॉर्मलाइज किया है तो बाद में एक टाइम में कंपलसरी हो जाएगा। करेक्ट। ये कैजुअल हुकअप्स, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन, ये अगर हमने नॉर्मल कर दिया ना, अभी अगर हमारे पास में समय है समझाने का, रोकने का, बताने का, सिखाने का, तो वो कर लेना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद में ऐसा हो जाए कि अरे ये तो होते आ रहा है, करेक्ट, ये तो चलता ही है, ये तो कॉमन वाली बात है, कॉमन सी बात है, फिर वो कंपल्शन बन जाएगा, बराबर, द नेसेसिटी बन जाएगी फिर। एंड विदाउट दैट फिर बॉन्ड नहीं बनेंगे, बराबर है। विदाउट दैट बॉन्ड नहीं बनेंगे। करेक्ट। इफ यू ट्रस्ट मी डू इट, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी डोंट डू इट, ऐसा हो जाएगा वो तो। करेक्ट है। और ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर। और यहाँ पे दोनों पार्टी, लोग बोलते कि हुकअप कल्चर चल रहा है इतना, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। मैं कहता हूँ सही में बेकार है, लेकिन ट्राई टू आइडेंटिफाई डेप्थ इन इट। हाउ? अब ये थोड़ा सा बायस्ड स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत प्रूवन स्टेटमेंट है। मेन कंट्रोल कमिटमेंट, वुमेन कंट्रोल सेक्स। ओके, आप समझ रहे हो? ओके। एक बॉन्ड के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर मैन कंट्रोल करता है कमिटमेंट का पार्ट, अच्छा, है ना? ओके। और वुमेन कंट्रोल करता है इंटीमेसी का पार्ट। ठीक है। अगर किसी लड़की को कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो वो इंटीमेसी को अप्रोच नहीं करेगी, वैलिडेट ही ना करे ना, डिनाई पे रखे। विदाउट कमिटमेंट ये नहीं मिलता। लेकिन मैन ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकता कि मुझे अगर इंटीमेसी नहीं मिल रही तो मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। ये पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे आदमियों का भी गलत हो जाता है, औरतों का भी गलत हो जाता है। तो अगर हुकअप कल्चर बहुत ज़्यादा ओपनली कैजुअल होते जा रहा है तो वन ऑफ द मेन रीज़न इज कि अप्रूवल ज़्यादा मिल रहा है, वैलिडेशन ज़्यादा मिल रहा है फॉर नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में इंटीमेसी को। करेक्ट। और ये बहुत बड़ा केस है और लोगों को शायद से आइडिया नहीं कि कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि लोगों को विदाउट कमिटमेंट इजीली एक्सेस हो जाता है ये इंटीमेसी। ये तो हो रहा है और ये बहुत डेंजरस केस हो जाता है। यस यस यस, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन साइन बहुत इजीली, ग्रीन फ्लैग मिल जाता है। एंड इट्स नॉट लाइक, एंड ये भी है कि से आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 2-3 बार चैट किया है, आपने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किए, आई गेस सो 2-3 days, 5 days, हार्डली, एंड यू गेट अ ग्रीन साइन कि ओके लेट्स गो समवेयर। एंड इट इज, देयर इज नो कमिटमेंट, कोई चीज नहीं है, इट्स ओनली एंड ओनली द अट्रैक्शन, द फिजिकल। एंड फिर बाद में आप जब कहोगे कि कमिटमेंट नहीं था, तो क्योंकि उस बंदे को तो ग्रीन साइन यूं ही मिल रहा है, आसानी से चीजें अवेलेबल हो रही है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा कैजुअल हो गई है, बहुत ज्यादा कैजुअल हो गई। अब यहाँ पर ना दोनों को बहुत समझ कर देखना होगा। लड़के को भी समझना पड़ेगा कि एम आई दैट ईजी पर्सन जो इतना इजीली मैनिपुलेट हो जाएगा कि अगर मुझे विदाउट गिविंग कमिटमेंट मुझे अगर सेक्स मिल रहा है, इंटीमेसी मिल रही है, फिजिकल चीज़ें हो पा रही है, बराबर, तो मैं क्या इतना ऐसे, मेरे मॉरल्स क्या इतने वीक है? करेक्ट, समझ रहे हो आप? मेरे मॉरल्स क्या इतने वीक है क्या? और लड़कियों को भी ये बात समझना चाहिए कि विदाउट कमिटमेंट अगर मैं इंटीमेसी को वैलिडेट कर रही हूँ तो मैं क्या, मेरे भी मॉरल्स, मेरी भी वैल्यूज इतनी कम है क्या? तो एक इंसान को अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की वैल्यू स्ट्रक्चर्स को बहुत स्ट्रांग बनाने होंगे, तब जाके हम चीज़ों को बदल सकते हैं। अदरवाइज बहुत नष्ट बहुत नष्ट। करेक्ट। इसमें एक और चीज़ देखने मिलती है सर कि जब बॉयफ्रेंड बनाने की बात आती है तो लड़का चाहिए कूल, डैशिंग, बैड बॉय, स्मोकिंग करने वाला, अच्छी गाड़ी चलाने वाला, फास्ट रनिंग एंड ऑल। बट वहीं हस्बैंड की बात आती है फिर सादा सिंपल, पगलार कितना है, एंड ये सब चीजें। तो ये भी डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया है। हाँ, सोसाइटी ने तो क्या ही क्रिएट किया है, लेकिन ये अभी जो यंगस्टर्स है उनका ही पार्ट रहा है, क्योंकि अब सोसाइटी तो इसी आइडिया से रहती ना कि काहे का गर्लफ्रेंड, काहे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी करो चुपचाप, ऐसा सही बात है। लेकिन मेन बात यहाँ के यंग लोगों का ही हो जाता है, यंगस्टर्स का ही हो जाता है कि वो कैसे देखें। अब लड़कियों को बैड बॉयज क्यों पसंद आते हैं, इसके पीछे बहुत अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रहता है। ओके, ठीक है, देयर आर ह्यूज रीजन। अब वो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे जी, बट यस देयर इज अ ह्यूज थिंग जहाँ पे लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं। अब रीज़न थोड़ा सा स्लाइड में बताऊंगा कि बैड बॉयज
एक एक पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे होते हैं, हाँ। जो कि एक हाई वैल्यू मैन के भी होते हैं सेम। तो समझ लो एक हाई वैल्यू मैन और एक बैड बॉय। हाँ। तो ऐसा समझ लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। अब उसके बीच का जो पार्ट है थोड़ा सा मर्ज हो जाता है, तो ये जो बीच का पार्ट है ना, वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। वो पार्ट हो गया वो सेम एट्रीब्यूट्स जो एक जेंटलमैन में भी होते हैं और एक बैडमैन में भी होते हैं। हाँ। तो वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि ये है। क्या क्या होते होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ठीक है, एक इंसान जितना ज़्यादा अपने शब्दों पर रह सकता है, अपनी हाँ। चीज़ों को ऐसा बोल सकता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो मुंहफट हो जाता है, राइट? तो वो मुंहफट कहाँ है और वो कॉन्फिडेंट कहाँ है, ये डिफरेंस नहीं पहचान पा रहे। ठीक है, गेटिंग? ऐसा। फिर डोमिनेंस, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा जो हेल्दी लेवल पर होना भी चाहिए वो। अब बैड बॉय वो एंगर ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहा होता है। करेक्ट है। ठीक है। अब वो डोमिनेशन किस लेवल पे होता है कि डोमिनेशन का मतलब बुरा वाला साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो बहुत बेकार है, वो नहीं डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात हो जाती है, वो वैसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बट डोमिनेशन इन द सेंस ऑफ व्हाट, टेकिंग लीडरशिप एज अ क्वालिटी। करेक्ट। तो वो डोमिनेशन को यूज कर रहे होते हैं, बट उनको लगता है कि ये लीडरशिप है, तो वो डिफरेंस नहीं देख पा रहे। बराबर, दैट इज द होल पार्ट। इसमें एक और हो गया मस्कुलैरिटी की बात हो गई है, पावर दिखाने की बात हो गई Yes. कि ही इज स्ट्रांग, मैं माचो है, एंड अगेन देन कि लुक वाइज भी। हाँ। अब वो जो फास्ट कार चलाने वाला होना चाहिए, बाइक चलाने वाला एकदम यो माचो मैन होना चाहिए ऐसा बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, लेकिन शादी के लिए बहुत सिंपल डेनिमर वाला पर्सन चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि आफ्टर द पॉइंट जहाँ पे लाइफ को वो स्टेबिलिटी देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि जहाँ पे वो पीसफुलनेस को कैरीड आउट कर सके। वो सेम लड़कों में भी होता है, जैसे उनको लड़की चाहिए जो बहुत ज्यादा हॉट सेक्सी एकदम मस्त बढ़िया हो, जो मस्त ऐसा ऐसा रहे, लेकिन शादी के टाइम पे बहुत संस्कारी ऐसा होता है। अब ये वाला हिपोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट करती है, ये भी तो एक सवाल है। क्योंकि अगर वो एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मुझे गर्लफ्रेंड शादी के लिए नहीं चाहिए, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तुम्हारा? यस, कि किस रीजन से, क्या आपका इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से आपको किसी बॉन्ड के अंदर जाना, तो आपको समझ में आ जाता है फिर किस इंसान के टुवर्ड्स आपको जाना है। क्योंकि लोग होते हैं जिनको, कुछ ऐसे लोग बिल्कुल होते हैं जिनको सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जिनको कैजुअली रहे, बिल्कुल। अब नो जजमेंट इन दैट, लेकिन यू शुड रियली लुक एट योर ओन वैल्यू स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आपको कैजुअल रिलेशनशिप ही चाहिए तो आप अपने डे टू डे लाइफ में किस चीज़ को लेकर कमिटेड हो, फिर मेरे को बताओ। आप हर चीज़ को लेकर, अगर आपका एक स्ट्रक्चर, एक एट्रीब्यूट ऑफ लाइफ कुछ इस तरह से है, उसका सेम रिप्लिका अलग अलग एस्पेक्ट में भी नजर आएगा। क्योंकि मतलब अगर आप रिलेशनशिप में अगर कैजुअल हो ना, तो अपने लाइफ में गोल्स को लेकर कैजुअलिटी दिखाई देगी, आपको आपके फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें लेकर कैजुअलिटी दिखाई देगी। सेम एट्रीब्यूट्स कॉपी पेस्ट होते हैं। अगर आपको एक बंदा ऐसा दिखे या फिर बंदी ऐसी दिखे जो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड है, बहुत ज़्यादा एकदम खतरनाक, और आपको वो सेम कमिटमेंट लेवल ना आपको उसके अपने गोल्स में, अपने करियर में दिखेगा, फैमिली में दिखेगा, सब में दिखेगा, सेम दिखेगा। करेक्ट, ये पॉइंट बराबर से बहुत ही अच्छे से पॉइंट समझा आपने। इसमें एक ये होता है कि एज एन रिलेशनशिप कोच आपके पास ज़्यादातर कौन आता है बेसिकली? मैं चाहता हूँ कि कपल दोनों आए, लेकिन दोनों नहीं आते। अच्छा। दोनों नहीं आते। ओके। अक्सर मेरे पास मोस्टली वुमेन्स ज़्यादा आती है। ओके। वो क्योंकि अपने इमोशंस को लेकर सारा खेल होता है। आदमी तो बात ही नहीं करता है इमोशन को लेकर। लेकिन अब ये देखो, अभी हमने कितना कैजुअली बोल दिया। बराबर। अब देखो ये कैजुअल कर दिया हमने, इतना नॉर्मल कर दिया, एक टाइम के बाद में ये फिर कंपल्शन बन जाए, ये कंपल्शन हो जाता है। यहाँ ठीक है, बात ही नहीं करना, बात नहीं करनी, तो ये अच्छी बात तो है नहीं है, सही बात तो है नहीं है, राइट? तो हमें इसको, ये सिग्मा को तोड़ना है। लेकिन हाँ, जैसे आपने पहले पूछा कौन आता है, तो मोस्टली वुमेन आते हैं ज़्यादातर। लेकिन मैं रियली इनकरेज करता हूँ कि फॉर मैन कि आप आया करें, आप बात किया करें। अगर काउंसलर से, थेरेपिस्ट से बात नहीं करना है तो अपने किसी दोस्त, अपने यार, अपने भाई लोगों से बात करें। क्यों ऐसा कि मेल नहीं आ पा रहे और कपल स्पेशली क्यों नहीं आते एज ए रिलेशनशिप कोच के पास? रिलेशनशिप के बारे में अगर बात किया जाना तो बहुत रिलेशनशिप बच जाते अगर कपल दोनों आते। सही बता रहा हूँ। ओके। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप बचाए, बहुत सारे डिवोर्स करवाए भी है मैंने। अच्छा। लेकिन अभी देखो, बात ये हो जाती है कि अगर कोई दो लोग की कंपैटिबिलिटी मैच हो ही नहीं रही, हमने कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत काम किया उनके ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती, तो उनको सेपरेट करना ही उन दोनों के लिए हेल्दी होता है। तो हमने वो भी कोशिश की, डिवोर्स भी कराया, लेकिन हमने बहुत बार कोशिश ये की है कि कैसे दो इंसानों को एक रिश्ते में जोड़ सकें। अब जहाँ पर रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस इसलिए फेल हो जाते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि सिर्फ एक ही आ रहा होता है काउंसलिंग के लिए, दूसरा नहीं आ रहा। इवन वो इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आ पाती कि
आना चाहिए करके। अगर आने से इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे, आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। वो विलिंगनेस जो मैंने बताया था ना, विलिंगनेस टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। अब मेजोरिटी मेरे पास विमेंस आते हैं, क्यों? पहली बात, उनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होती है कि भैया इमोशन का तो खेल है और इमोशन सही जा नहीं रहे, आई नीड अ हेल्प एंड आई नीड दिस प्रॉब्लम टू बी फिक्स्ड। करेक्ट। अब कभी कभी ये होता है कि उनको प्रॉब्लम फिक्स चाहिए भी नहीं, बट दे वांट टू लेट दैट होल थिंग आउट, वेंट करना चाहते हैं, ठीक है, एटलीस्ट बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा। उनको सोल्यूशन भी नहीं चाहिए रहता कभी 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 ये अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को सुनने वाला भी रहता उनके पास। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का आप थोड़ा सा भी अगर स्टडी करने जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि कभी कभार वुमेन्स में इन जनरल उनको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए भी नहीं होता, दे जस्ट वांट कि लेट देयर प्रॉब्लम आउट। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप किसी आदमी को बोलो कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम बताएगा लेकिन सामने वाला सोल्यूशन देगा और वो ओके डन। बहुत सारे केसेस में ये चल भी जाता है। वुमेन के केसेस में अगर आप सोल्यूशन सीधा सीधा दे दो ना, तो 50% चांसेस यही होंगे कि वो चिढ़ जाएंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको वो चाहते थे कि सिर्फ सुना जाए, बैठा जाए, उनको कोई लॉजिकल अप्रोच, कोई लॉजिकल आंसर नहीं चाहिए रहता है, उनको कंफर्ट चाहिए रहता है, उनको हर्ड फील होना चाहिए कि कोई सुन रहा है उन्हें और उनको एम्पथाइज कर रहा है, ऐसा चाहिए रहता है। तो ये केस होता है। तो जो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मेजॉरिटी जो वुमेन आते हैं, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सीख करने के लिए ही आते हैं। अच्छा। बट कुछ केसेस लाइक बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है जो सिर्फ और सिर्फ वेंट के लिए आता है, सिर्फ जस्ट टू लेट थिंग्स आउट। ओके। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं करूँ क्या, लेकिन इतना कुछ मैं बताना कि जो मैं करना सकूँ। ऐसा भी होता है। ओके। क्योंकि जो काउंसलिंग लिए आते हैं तो उनको मैं कुछ काम देता हूँ करने के लिए, जिनको मैं होमवर्क कहते हैं। जैसे होमवर्क होता है तो मैं उनको कहता हूँ ये लाइफ वर्क है, होमवर्क नहीं है, तो बहुत अच्छे से फॉलो करना है ऐसा। तो पीपल ट्राई टू फॉलो इट। ओके। लेकिन अगर रिलेशनशिप का अगर काम है ना, दो लोग अगर आ जाते हैं ना, दोनों पार्टनर अगर आ जाते हैं, तो उस रिश्ते को सुधारने की पॉसिबिलिटी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। ओके। तो आई रियली सजेस्ट एवरीवन आउट देयर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों को बेहतर बनाना है, ठीक करना है, काम करना है, तो ट्राई करो कि दोनों आया करो। कहीं पर भी किसी के पास में आप जाओ थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए, रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, लेकिन आप दोनों जाया करो। क्योंकि एक ही इंसान अगर लगा रहेगा ना, तो वो रिश्ता टिक नहीं पाता। बराबर। इसमें सर एक ये होता है कि जैसे आपने कहा कि एक ही आता है, तो आप दोनों आना चाहिए। हाँ। तो इसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप। ये देखो, विदाउट दैट कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। आपको पता है क्या, कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है? एक लौती एक चीज़ है, दैट इज ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट की कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप किसी शॉप पे जा रहे हो इस ट्रस्ट के साथ में कि वो भैया के पास में वो सामान होगा, भैया ये है क्या, ट्रस्ट। वो एक बहुत कैजुअल लेवल पे ट्रस्ट है। आप किसी दूसरे लड़के के ऊपर दोस्ती यारी का भी ट्रस्ट कैसे आएगा? मतलब इस दोस्त के साथ, इस इंसान के साथ में बॉन्ड बना सकता है, वो कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है, और वो ट्रस्ट भी कम्युनिकेशन से ही बिल्ड होता है। विदाउट कम्युनिकेशन तो बिल्ड ही नहीं होता। हाँ, आप किसी इंसान को दूर से देख रहे हो, वो दूर से ही बहुत नज़र आ रहा है कि वो अच्छा है, सुधरा हुआ है, काफ़ी प्यारा है और वो काफ़ी काइंड है। आप उसको बाहरी तौर पे देख सकते हो, लेकिन जब तक आप उससे बात नहीं कर सकते, आपको नहीं आइडिया रहेगा कि क्या है क्या नहीं। करेक्ट। ऐसा कम्युनिकेशन तो की है, अच्छा, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। विदाउट ट्रस्ट तो सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ना, जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, लोग कैसे करते हैं कि वो कन्वर्सेशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा ऐसे अनअवेयर कम्युनिकेशन करते हैं ना, लोग बात करते हैं जब, लोग एक डिफरेंस होता है, जैसे मैं बताता हूँ, एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग। अब फ़र्क ये हो जाता है, कुछ लोग जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड देने के लिए सुन रहे होते हैं, बराबर, समझ लेकिन सुनने नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैन इन जनरल, अगर आप उनको कोई प्रॉब्लम लेके जाओ तो वो एक ऐसे तरह से सोचते कि इसको कैलिब्रेट करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मैथमेटिकल वे में, लॉजिकल वे में, इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसमें देखूंगा क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ और देखूंगा इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। बराबर है, ठीक है। और ये बहुत काम कर लेता है इन प्रैक्टिकल लाइफ में। इमोशन की जहाँ बात आ रही थी ना, तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, मैन बॉयज़ सबको मैं कह रहा हूँ, पहली बात कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड द प्रॉब्लम विच इज कमिंग अहेड। अगर हम उस भाव को नहीं समझ पाएंगे ना, तो हम कितना भी बेहतर सोल्यूशन दे दे, उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा। बराबर। विदाउट दोज इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाना और फिर सामने एक कंफर्ट देना और उस कंफर्ट के अंडर सोल्यूशन देकर आराम से प्रेजेंट करना होता है। बराबर, ऐसा। और इसमें बहुत सादगी चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम वो सादगी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, होता है कभी कभार, क्योंकि हर इंसान के अपने खुद के स्ट्रगल होते हैं जी।
तो वो हो सकता है कभी कभी खुद ही ऐसे ब्रंटली जवाब दे कि ये सोल्यूशन है, इसको फॉलो कर लो। तो वुमेन्स का भी पार्ट आ जाता है कि हाँ, टू अंडरस्टैंड कि चलो सोल्यूशन से आज काम चलाएंगे, कंफर्ट बाद में देखते हैं, ऐसा। तो यस, दैट्स हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। Superb. So communication is always very very important along with the trust, and men have a different approach towards communication, female has a different approach towards communication. जब ये आपके पास अधिकतर पेशेंट्स, जैसे आपने कहा कि फीमेल आते हैं और कपल्स हमेशा थोड़ा सा मिसिंग होता है, तो ये पोर्शन भी हमेशा होता है कि मैन कहीं ना कहीं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हम लोग कहते हैं या फिर एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट वही फीमेल तो जानी ही जाती है इमोशंस के लिए। तो अगर कोई चीज़ हर्ट होती है तो ब्रेकअप्स हो गया, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ये केसेस आपके पास आते होंगे, तो आप क्या सजेशन देते हैं इन लोगों के लिए और किस तरीके से आपके पास में ये स्टोरीज आती है बेसिकली? ठीक है, पहली बात तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो लोग आते हैं वो स्पेशली डिप्रेशन के आते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप के तो आते ही आते हैं, लेकिन डिप्रेशन के आते हैं। लेकिन डिप्रेशन कहाँ से, मैं बताऊँ, मुझे 60 to 70% ऑफ लोग, ठीक है, रिलेशनशिप से आए हुए डिप्रेशन की वजह से आते हैं, ना कि फैमिली प्रेशर, करियर, इन सब का अलग। रिलेशनशिप के डिप्रेशन जो है ना, अच्छा, वो अलग स्केल पे, वो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ केसेस मेरे पास उस चीज़ के आते हैं। और रिलेशनशिप का जो डिप्रेशन है ना, उसको ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल क्यों है, बताता हूँ। अब करियर में अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम एक नया करियर पाथ चुन सकते हैं, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू डेवलप आवर माइंड एंड थिंग्स, वो हम कर पाएंगे, एक नई जर्नी सेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जब इंसान टूटता है ना, खत्म होता है ना, तो वो अपनी आइडेंटिटी तक खो देता है। अच्छा, खुद का जो अंदर जो भरोसा होता है ना, वो भी खो देता है। अब अपने आप को फ्रॉम द स्क्रैच फिर से खुद से पहले प्यार करना सीख पाना, वो बहुत मुश्किल होता है इनिशियल स्टेज पे। वो डिप्रेशन बहुत ज़ोरदार हिट होता है लोगों को, और डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सारे बहुत अर्ली टाइम्स पे ही सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं कि डिप्रेशन में है भैया। बराबर। और ब्रेकअप के बाद में डिप्रेशन होता है लोगों को। अब पॉइंट इसमें एक और है, हम डिप्रेशन को जितना नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू उतनी खत्म हो रही है। कैसे? अच्छा। लोग डिप्रेशन को ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे मूंगफली का दाना हो। इतना आसान। अब मैं बताता हूँ, देखो, अपसेट, सैडनेस, डिप्रेशन, ये बहुत अलग अलग टर्म्स हैं। ओके, ठीक है। मूड ऑफ होना, अपसेट होना, सैडनेस फील करना, और क्रैंकी होना, या फिर लेजी फील करना, या फिर डिप्रेशन। ये क्रोनिक डिप्रेशन तो वो और क्लिनिकल डिप्रेशन जो यहाँ पे वो और अलग बात हो जाती है। लेकिन अब ये जो टर्म्स है ना, जो आपको मैंने समझा, ये वोकैबुलरी में इतना एक्सक्लूड कर दिया कि सारी चीज़, अगर सैड फील हो रहा है, भाई डिप्रेस फील कर रहा हो यार आज मैं, ऐसा समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? तो वो इतना कैजुअली लोगों ने अप्रोच करने शुरू कर दिया डिप्रेशन इस वर्ड को। हालांकि डिप्रेशन बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस। मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें वो बता रहे थे, एक अर्थराइटिस वाला पेशेंट था, उसका घुटने में बहुत पेन, बहुत। तो वो बता रहा था कि अगर एक इंटरव्यू ने पूछा कि अगर आपको, क्योंकि अर्थराइटिस की वजह से उसको डिप्रेशन भी फील ज़्यादा था, वो काफ़ी समय तक डिप्रेशन से दूर था, तो वो ही ओवरकेम द अर्थराइटिस इटसेल्फ एंड द डिप्रेशन आल्सो। तो काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी थी उसकी। बराबर। तो ही लाइक द इंटरव्यूअर आस्क्ड कि अगर आपको दोबारा अर्थराइटिस या डिप्रेशन दोनों में से कोई एक हो, तो आप क्या चूज करोगे? अच्छा, ठीक। तो ही सेड कि मेरे लिए लागू है, मेरे लिए चलेगा अगर मेरे दोनों पैर नहीं रहे अर्थराइटिस की वजह से, लेकिन मैं डिप्रेशन नहीं झेल सकता। सोच रहे हो, मतलब एक इंसान, डिप्रेशन कितना सीरियस इशू, बहुत सीरियस इशू डिप्रेशन। अगर कोई मुझे पूछता है ना कि व्हाट इज डिप्रेशन एक्चुअली, तो मैं कहूँगा कि इमेजिन एवरीथिंग दैट यू एवर लव्ड इन योर लाइफ, पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस, सब कुछ, सब कुछ, सारे फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ, जितना कुछ था जो आप चाहे दिल से पसंद करते हो, चाहे दिल से चाहते हो, खाना पीना भी, सब कुछ, हर एक चीज आपके सामने डूबता हुआ जा रहा है, जल रहा है और खत्म हो रहा है, और आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं बच पा रही कि आप कुछ हाथ उठाकर उसको बचा पाओ, रोक, आप बंधे पड़े बराबर, और आप सिर्फ देख सकते हो, आप रो भी नहीं सकते सही तरह से। वो जो सदमा है, वो जो चीज है, वो जो एहसास है, वो हो जाता है डिप्रेशन। ओके, बहुत हेल्पलेसनेस वाली कंडीशन हो जाती है, दैट यू कैन नॉट बी, लाइक कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। ओके, जो भी पसंद है वो। तो आप देखो कि जो लोग ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं, एक्चुअल लाइक रियल डिप्रेशन में रहते हैं, दे स्टार्टेड टू लूज इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट दे वंस लव्ड। करेक्ट। मतलब कुछ स्पोर्ट्स हो गया, कोई गेम हो गया, कोई एक्टिविटी हुई, क्राफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो
इंटरेस्ट छूटते जाता है धीरे धीरे, ऐसा होता है। ओके। रिलेशनशिप में जब डिप्रेशन आता है, इतने सारे लोग मेरे पास जब आते हैं ना रिलेशनशिप के डिप्रेशन में, तो उनको सबसे इनिशियल स्टेज पर यही सिखाना पड़ जाता है मुझे कि हाउ टू फाइंड लव विद इन योर सेल्फ फर्स्ट। ओके। बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं बिकॉज दे ट्राई कि देर इज़ अ वॉइड, देर इज़ अ लाइक एक खालीपन है खुद के अंदर, मैं उस खालीपन को भरने के लिए किसी को खोज रहा हूँ। ये बहुत बुरी बात है। एक इंसान को अपने आप में पहले संपूर्ण होना चाहिए। बराबर, खुद से लव होना हाँ, चाहिए। अपने आप में पूरा संपूर्ण हो जाए, बराबर। खुद के लिए बहुत मस्त, बढ़िया। अब इस खुशी को मैं किसी और के साथ में बांटना चाहता हूँ। बराबर। देयर इज नो खालीपन, देयर इज नो वॉइड विद इन मी। Correct. नाउ आई एम कंप्लीट विद माई सेल्फ एंड नाउ आई वांट टू शेयर दैट कंप्लीटनेस, दैट ब्यूटी, दैट एलिगेंस विद समवन एल्स। यस। अब मैं प्यार के लिए तैयार हूँ, अब मैं किसी रिश्ते के लिए तैयार हूँ। लोग खुद खाली बैठे इस उम्मीद में कि कोई भरेगा, समझ रहे हो? करेक्ट। और फिर सामने वाला एफर्ट लेता है, फिर ये भी एफर्ट लेता है, ये बोलता है कि मेरा तो पानी भर ही नहीं रहा है, मेरे तो प्याले में कुछ पानी ही नहीं आ रहा है। सामने वाला, मेरे भी प्याले में पानी नहीं आ रहा है, हो गए डिसएग्रीमेंट्स। ओके। तो स्टार्टिंग की किसी भी इंसान की जो इंडिविजुअल जर्नी होती है वो होती है टू डिस्कवर देमसेल्फ, टू लव देमसेल्फ इनिशियल स्टेज पर, एंड टू बिल्ड देमसेल्फ। सिर्फ लव नहीं, उससे काफी नहीं है, हमको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है, किसी और के लिए नहीं, पहले खुद के लिए। बराबर। बाद में आप सोचोगे किसी और के लिए कुछ करना है कि नहीं करना। करेक्ट। पर पहले खुद के लिए बेहतर बना। करेक्ट। डिप्रेशन से बाहर आने की जो जर्नी होती है वो मुश्किल भरी होती तो है, लेकिन इनिशियल स्टेज है टू फाइंड, टू डिस्कवर द लव विद इन योरसेल्फ। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छा आपने कहा कि पहले खुद से प्यार करो, तब आप दूसरों से प्यार कर सकते हो, और तब जाके आप उनकी लाइफ को भी जो चाहिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड आपका सारे तरीके से आप उनके साथ खुश रह पाएंगे। अदरवाइज हमेशा यही चलते रहेगा कि पहले भाई तू मुझे दे मैं तुझे दे, तू मुझे दे मैं तुझे दे, यही चलते रहेगा हमेशा। बिल्कुल सर। एट लास्ट जो भी रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, चाहे वो अप्स एंड डाउन्स हैं उनकी लाइफ के, तो कोई सजेशन आपका उनके लिए, अगर कुछ कह पाए ताकि उन्हें भी कुछ मोटिवेशन मिले। और आदित्य जी हमेशा अवेलेबल है इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सारी जगहों पे, तो उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन इजीली रीच, यू कैन गिव माय रेफरेंस टू देम आल्सो। एंड तो मैं चाहूँगा अगर आप कुछ कह पाए, स्पेशली सिर्फ अगर रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें ना, तो एक चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि प्यार बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। कोशिश करें कि कुछ प्यार अपने झोली में हो, और इतना तो हो कि दूसरों को बांट सके। बराबर। एक इंसान सामने वाले को प्यार तभी दे सकता है जब उसके पास में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता हो कि आपने आज 1 रुपये ही कमाया हो, और अगर आप उस 1 रुपये को भी बांट सकते हो ना, तो आपका दिल बहुत बड़ा है, फिर आपकी जेब बहुत बड़ी है। और अगर आप किसी दिन 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपए कमाओ, उस दिन आप जितना उड़ाना उड़ा दो, लेकिन जिस दिन आपने 1 रुपये भी कमाया हो, उस दिन भी अगर तुम उसका कोई हिस्सा दे रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो प्यार का जो हिस्सा होता है देना, किसी को देने में बहुत कुछ मिलता है। हम जब प्यार को देते हैं ना, तभी हम प्यार को पाते हैं। आप कभी प्यार को पाकर फिर सोचते देने का, ऐसा नहीं हो पाता, आपको देने के बाद ही रिसीव होता है। तो रिलेशनशिप में हमेशा ट्राई टू गिव। फिलॉसफी में एक छोटा सा पार्ट आता है जहाँ पर 3 डिस्क्राइब करते हैं लोगों को 3 कैटेगरी में। पहले होते हैं द गिवर्स, बराबर, द टेकर्स एंड द ट्रेडर्स। ट्रेडर मतलब ट्रेड करना, आदान प्रदान, लेना देना, ठीक है। दूसरा होता है टेकर्स, जो सिर्फ प्यार लेना जानते हैं, जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज जो रहती है, ऐसे नार्सिसिज्म होता है। और जो गिवर्स होता है वो सारा सिर्फ प्यार देना जानता है। अब रिलेशनशिप में अगर मेरा कोई टेक अवे है, कोई चीज़ है, तो ये कि प्यार देना सीखो, सो दैट आप जब दोगे तो वो खुशी अलग होती है, जबकि प्यार रिसीव करने की अलग। जो देने में खुशी है ना, प्यार देने में खुशी है, उसको पाने से ज़्यादा बड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच आदित्य जी, आपने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्चुअली सभी को कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है, और आई गेस सो कहीं ना कहीं सभी किसी न किसी रिलेशनशिप, किसी न किसी स्टेज में है उनकी लाइफ के, जहाँ पर वो ये सब आगे फेस करेंगे ही, और I guess so they are prepared now and they will going to learn many things, yeah, and हम आगे भी आपसे किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे आने वाले समय में। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर करियर। सेम टू यू, रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू।